जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज़ विद ज़ाहिद चौधरी। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम हर थर्सडे को यूके के मुकामी वक़्त 6 बजे आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है। ये प्रोग्राम आप लोगों के सवालात की रोशनी में तरतीब देता हूँ और कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात जो हैं वो इस प्रोग्राम में शामिल कर सकूँ और आपको उनके जवाबात दे सकूँ। लेकिन क्योंकि ये मुख्तसर से फॉर्मेट का प्रोग्राम होता है, इसलिए कुछ सम टाइम ये होता है कि सारे सवालात जो हैं, उनके जवाबात नहीं दे सकता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सवालात जो हैं, वो कहीं मैं फेंक देता हूँ या ऐसा नहीं होता, उसको अगले आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करता हूँ। तो तमाम सवालात का जवाब जो है, अगर किसी वजह से एक प्रोग्राम में ना दे सकूँ, तो अगले प्रोग्राम में ज़रूर देता हूँ। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल रह जाए तो मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग जो हैं वो मुझे दोबारा रिमाइंड करवा दिया करें ताकि वो उसका जवाब भी आप लोगों को दे दिया जाए। वो मेरे दोस्त, भाई, बहनें जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल ज़ेडएमसी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरखास्त है कि वो ज़ेडएमसी टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली लॉ से जुड़ी हुई तमाम जो वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्दी-जल्दी पहुँच जाएँ और आपको और आपके जितने भी अज़ीज़-ओ-क़ारिब हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनको इसका फ़ायदा हो सके। ये एक मोहब्बत का टोकन होता है कि आप की जो मोहब्बतें हैं इस प्रोग्राम के साथ, उसका अंदाज़ा मुझे होता रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं वो ज़ेडएमसी टीवी यूट्यूब जो चैनल है मेरा, उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपने नहीं किया। तो आज 2-3 चीज़ें आप लोगों के सामने, एक तो आप लोगों के सवालात जो हैं, उनके जवाब आप दिए जाएँगे और दूसरा क्योंकि बहुत सारे सवालात जो हैं अब कोविड की वजह से लोगों की जो फाइनेंशियल सूरत-ए-हाल है, वो थोड़ी टाइट है और वो अब होम ऑफिस की फीसें जो हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उसमें सवालात आ रहे हैं जी कि इसको हम कैसे फीस माफ़ करवा सकते हैं या इस तरह से, उसके बारे में मैं थोड़ी-सी जो है वो डिस्कशन जो है वो हम करेंगे ताकि आप लोगों को उसके बारे में पता चल जाए। तो सबसे पहले तो चलते हैं अपने सवालात की तरफ। एक सवाल जो है वो हमारे ने क्विकली हम उसको लेते हैं और फिर एक हमारे किसी दोस्त ने ये सवाल किया था कि उनकी कोई जानने वाले हैं, वो रोमानियन नेशनल हैं और उनकी वालिदा अभी रोमानियन से आई हैं और उनको वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने 6 मंथ्स का जो है वो एंट्री उन्होंने उनको दी है, आपको एंट्री मिला करेगी। तो वो ये पूछ रही हैं कि क्या वो अपनी वालिदा को अब यहाँ रख सकती हैं या नहीं रख सकती? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि वो इन मोहतरमा की वालिदा हैं जिसको हम अब क्लोज़ फैमिली मेंबर्स कहते हैं और ये जो उनका रिलेशनशिप है ऑब्वियसली वो 31st दिसंबर 2021 से पहले का एस्टेब्लिश्ड है। तो इसलिए अगर वो चाहें उनको यहाँ पर रखना चाहें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको प्री सेटल स्टेटस एप्लीकेश के लिए उनके लिए एप्लीकेशन जो है वो करनी पड़ेगी। वो जो प्री सेटल स्टेटस एप्लीकेशन है, उसका प्रोसीजर वही है जो मैंने पहले बताया है, रिक्वायरमेंट यही है कि आपको अपना प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप जो है वो देना पड़ेगा, फिर प्रूफ देना पड़ेगा कि आप जो हैं वो यूरोपियन नेशनल हैं, फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप जो हैं इस कंट्री में रह रहे हैं और आप यहाँ पे अपने टीचर राइट यानी अपना काम वगैरह जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर ये सारे मामलात जो हैं वो आप पूरे कर सकते हैं तो फिर उनका प्री सेटल स्टेटस हो जाएगा और आप उनको यहाँ पे रख सकते हैं। दूसरा सवाल जो है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। थोड़ा-सा उसमें डिफरेंट है, हमारे किसी भाई ने पाकिस्तान से ये पूछा था जी कि मैं जनाब किसी बल्गेरियन खातून जो है उनके साथ लिंक में हूँ और वो मुझे अब शादी करके मेरे साथ मुझे यूके बुलवाना चाहती हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? देखिए अगेन उसी जो पहला जो सवाल है उसी से थोड़ा लिंक है। अब जो आपने पूछा है कि अभी आपने शादी नहीं की, अभी आप उनके साथ राब्ते में हैं और फिर शादी होगी और फिर तो वो अब आपको फौरी तौर पर जो थोड़ा अपीयरेंटली लग रहा है कि वो आपको अब नहीं बुला सकेंगे, ठीक है? हाँ, अगर आप ये साबित कर सकते हैं किसी तरीके से कि जी उनके साथ आपके जो ड्यूरेबल रिलेशनशिप थे वो 31st दिसंबर 2021 से मौजूद थे।
ठीक है, अगर वो आप किसी भी एविडेंस से आप साबित कर सकते हैं और फिर आप बताएं कि अब आप लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अब आप इसको मोर परमानेंट करें और आप अपनी शादी को अब रजिस्टर करना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो फिर ऑब्वियसली आप उनको वो आपको नहीं बुला सकती यहाँ पे अंडर ईयू सेटलमेंट स्कीम। तीसरा जो सवाल है मेरे ख्याल में वो भी इसी से, क्योंकि ये अब सिलसिलाकार चल रहा है तो वो अ, अ, भी इसी से था, लेकिन वो सवाल थोड़ा टेक्निकल था कि जी अगर कोई शख्स जो है वो पहले से शादीशुदा है तो क्या वो दूसरी शादी जो है वो किसी से करके तो वो फिर यहाँ पे आ सकता है। तो देखें ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि इसका दो तीन है ना। पहली बात तो ये है कि अगर आप एज अ स्पाउस अंडर 281 जो है वो यहाँ पे आते हैं तो उसके बाद यह है कि आप जो है आपने एक वैलिड मैरिज की है। और अगर आपकी शादी पहले से मौजूद है और जब तक वो डिसॉल्व नहीं हुई उस वक्त तक आप अगर दूसरी शादी करते भी हैं तो वो शादी जो है वो इनवैलिड होगी और उसकी बुनियाद पर आप यहाँ नहीं आ सकते। अगर आप दूसरा क्या कहते हैं कि यूरोपियन सेटलमेंट में आप कोई एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो उसका रूल भी यही है कि शादी करने के लिए देखिए अगर आपको यहाँ पे शादी करनी है यूके के अंदर तो फिर ऑब्वियसली अगर शादी आपने रजिस्टर करनी है तो पहला सवाल ही वो आपसे ये करेंगे कि जनाब आप में से दोनों में से कोई पहले से शादीशुदा तो नहीं है। अगर आप कहेंगे कि हम पहले से शादीशुदा हैं तो वो कहेंगे चलिए पाए लाएं आप डिवोर्स डॉक्यूमेंट हमें दिखाएं। जब तक आप डिवोर्स डॉक्यूमेंट नहीं देंगे वो उस वक्त तक आपकी शादी यहाँ पे रजिस्टर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि, और मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि जनाब होम ऑफिस को अपने ट्रू जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बताएं, क्योंकि लॉ ये कहता है कि अगर आप मटेरियल फैक्ट्स जो हैं वो होम ऑफिस से कंसील करते हैं, छुपाते हैं, तो होम ऑफिस जो है वो आपका वीजा ना सिर्फ रिफ्यूज कर सकता है बल्कि आपके लिए फर्दर जो भी कोई एप्लीकेशन होगी उसके ऊपर 10 साल का बैन जो है वो भी लगा सकता है। इसलिए तो ये आप लोग जो है जहन में रखा करें कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को गलत बताई जाती हैं जिसकी वजह से आप जो है वो फिर उसका आपको खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। ठीक है जी, फिर जनाब चलते हैं अगले। आई होप के जी इनका मैंने जवाब दे दिया जी। अगला जो सवाल है वो ये है कि जी मेरी जो है वो यूके में किसी यूके सिटीजन से शादी हुई है और मैं अभी यूके में नहीं आई, तो अब मामला जो है वो ऐसा है कि इतना मामला आगे नहीं बढ़ रहे, तो अगर मैंने डिवोर्स फाइल करनी है तो मैं जो है वो डिवोर्स फाइल कर सकती हूँ। क्या कर मेरे लिए प्रोसेस क्या है ताकि इस जो रिलेशनशिप या जो शादी है इस इससे निकला जा सके। तो देखें पहली बात तो यह है कि अगर आप लेट्स सपोज करें कि अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपके जहन में होना चाहिए कि डिवोर्स का जो राइट होता है वो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक जो है वो हस्बैंड का होता है और औरत जो है वो खुला के लिए अप्लाई कर सकती है। ठीक है, लिहाजा आपके पास एक ऑप्शन तो ये भी मौजूद है कि आप जो है वो जो पाकिस्तान की अदालतें हैं उसमें आप जो है वो अप्लाई करेंगे खुला के लिए, और खुला की जो ग्राउंड्स हैं वो उसमें आप शामिल करती हैं। और अगर कोर्ट जो है वो आपको खुला की डिग्री इशू कर देती है तो फिर आप यू विल बी फ्री टू री मैरी और आप उस शादी से आप निकल जाएंगे। दूसरा तरीकाकार उसका फिर ये भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो स्पाउस है, जो आपका हस्बैंड है, वो यूके का रहायशी है, उसका डोमिसाइल यूके का है, तो यूके की कोर्ट जो है उनको भी ये जुरिस्डिक्शन जो है वो मौजूद है, हासिल है। तो लिहाजा आप अगर किसी वकील को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर दें कि वो आपके बिहाफ पे डिवोर्स पिटीशन जो है वो फाइल कर दे, तो यूके की जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनको भी ये जुरिस्डिक्शन हासिल है, क्योंकि हस्बैंड आपका यहाँ मौजूद था कि वो उसको सुन के वो कर सके। तो क्योंकि यहाँ पे तो अंडर यूके लॉ में तो
दोनों फ्री कैंप में से कोई भी डिवोर्स के डिसोल्यूशन के लिए जा सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए, यानी मैरिज को खत्म करने के लिए, तंसीह निकाह के लिए कोई भी ये जो फरीक है वो जा सकता है। तो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है जी, अगले अपना सवाल, क्योंकि कोशिश करूंगा आज ज्यादा से ज्यादा जितने सवालात हैं वो मैं ले सकूं। तो ये भाई साहब ने पूछा कि जी मैं यूके में आया हुआ हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं किसी के साथ शादी करना चाहता हूँ और वो जो है वो अभी काम नहीं कर रही, तो ये फिर इस पे कैसे मैं शादी करके तो मैं स्पाउस वीजे पे कैसे उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। पहली बात, दो तीन चीजें हैं, आप जरा समझ लें, क्योंकि आप सवाल करते हैं तो मेरी फिर जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं ताकि आपको पता चल सके। अब देखें, बात यह है कि स्टूडेंट जो हैं वो अगर यहाँ पे उनकी शादी रजिस्टर हो जाए तो फिर वो यहाँ से ही स्पाउस वीजे के लिए एप्लीकेशन बिल्कुल कर सकते हैं, यानी वो स्विच कर सकते हैं स्पाउस वीजे के लिए। अब जो आपको पता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो अगर सिर्फ एक खातून है तो उसके लिए, या आप क्योंकि हस्बैंड होंगे तो फिर आप का जो स्पॉन्सर है उसने ये शो करना है कि जनाब शी इज अर्निंग 18,600 पाउंड पर एनम ग्रॉस। ठीक है, यानी टैक्स से पहले, कि वो इतने पैसे कमा रही है। अब आपका सवाल ये था कि जी वो तो कमा नहीं रही, वो तो काम नहीं कर रही, तो अब फिर क्या होगा? अब उसमें दो तीन चीजें आप के जहन में है, लेकिन पहली बात तो ये है, जिसको पुराने जमाने में हम थर्ड पार्टी सपोर्ट कहते थे, अब भी अंडर अपेंडिक्स एफएम जो है वो दोबारा से इंट्रोड्यूस कराई गई है। तो अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि जी कोई थर्ड पार्टी जो है, यानी वो उस खातून का कोई भाई, उनका बाप, कोई और जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है और फ्यूचर में भी वो ये सपोर्ट जारी रखेगा, और फिर आप अपने लिए यहाँ पे कोई फुल टाइम जॉब जो है, जॉब ऑफर नहीं, पूरा प्रॉपर जॉब अवेलेबल हो के जी आपका वीजा हो जाएगा तो आपको फिर ये जॉब मिल जाएगी, यानी कंफर्मेशन आपकी हो। तो ये दोनों चीजें, यानी वो थर्ड पार्टी सपोर्ट और आपकी जॉब का जो है वो लेटर की जो स्पेसिफिकेशन है वो उसमें लिखा हुआ है कि आप वो बताएंगे कि कितने घंटे की आपकी जॉब होगी, आपकी हॉलीडेज कितनी होंगी, आपको पर आवर्स जो है वो कितने पैसे जो है वो दिए जाएंगे। पूरा सिर्फ ये दो लाइनें नहीं लिखनी कि जनाब हम इस बंदे को जो है वो फला फला कैपेसिटी में हम इसको जॉब ऑफर करते हैं, तो वो पूरा यानी जॉब टाइटल होगा, कहाँ पे उसकी जॉब होगी, कितने घंटे काम करेगा, उसका आवरली रेट कितना होगा, उसको जो हॉलीडेज पे है वो उसकी जो है वो, और भी दीगर जो सारी चीजें हैं वो उसमें अगर आप शामिल कर सकते हैं तो ये आप इसमें कर सकते हैं। तीसरा दूसरा फिर ये है कि ऑब्वियसली अगर आप कैश सेविंग जो है वो अगर आप वो तकरीबन 65,500 के लगभग जो अमाउंट है वो 6 महीने के अंदर अगर आप उसके अकाउंट में रख लेते हैं तो ऑब्वियसली उसको उस जो पैसे हैं उसका सोर्स भी बताना पड़ता है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो लेकिन ये है कि अगर वो आप रख लेते हैं अकाउंट में और 6 महीने तक वो वहां पे बिल्कुल इतने पैसे मौजूद रहते हैं, तो फिर आप कैश सेविंग जिसको हम कहते हैं, तो कैश सेविंग पे भी आप रिलाय कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा फिर तरीका फिर, यानी अगर स्पाउस वीजे पे जाते हैं तो फिर उसके लिए तो यही है। फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप वापस चले जाएं, वो खातून जो है वो काम यहाँ करना शुरू कर दे और जब उसके 6 महीने काम करते हुए हो जाएं और उसकी फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड जो है वो 18,600 जो है वो हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर आप ने ये करना है कि वो फिर आपको वो वहां से आप एंटी क्लियरेंस लेके यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आप जो है वो कर सकते हैं, तो फिर आपका वीजा जो है यहाँ पे जो तरीका मौजूद है वो भी मैंने आपको बता दिया है, और वहां पे जाके एंटी क्लियरेंस लेके आने के, तो यही ऑप्शन एज अ लॉयर जो है वो मैं तो आपको सिर्फ ऑप्शन बता सकता हूँ कि ये ऑप्शन जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है जी, चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी इससे ही रिलेटेड है। दूसरा, वो ये कहते हैं जी कि मेरे पास जो है वो दो सोर्सेज हैं इनकम के, एक तो मेरी एम्प्लॉयमेंट की है और एक जो है वो मेरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की है। तो क्या मैं दोनों जो सोर्सेज हैं उनके ऊपर रिलाय कर सकता हूँ टू स्पॉन्सर माय वाइफ?
तो जी देखें, बिल्कुल आप 2 आपके पास ऑप्शन है ना। अगर तो आप देखें आपकी जो एम्प्लॉयमेंट इनकम है वही अगर थ्रेशोल्ड 18,600 जो है वो पूरा कर रही है, तो आप बिल्कुल सिर्फ फिर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चले जाएं। हाँ, एडिशनल इनकम वो पूछते हैं कि डू यू हैव एनी एडिशनल इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, तो उसमें अगर आप करना चाहें तो कर दें। लेकिन मेरा ये होता है कि अगर आप एक सोर्स से ही पूरी ये आपका थ्रेश होल्ड मीट कर रहा है तो फिर दूसरे की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं मामला। क्यों कि अगर आपने, लेकिन ये एक जहन में रख लें, अगर आपने दोनों को, यानी आपका जो एम्प्लॉयमेंट है और आपकी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, दोनों को मिला के आपके 18,600 आपने पूरे करने हैं, तो दोनों के डिफरेंट सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने लगाने हैं। क्योंकि जो सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम होती है उसमें हमें पूरे साल के डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। यानी आप सेल्फ एम्प्लॉयड जो आपका HMRC में आपकी रजिस्ट्रेशन है वो लगाएंगे साथ, फिर आप 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, फिर आप इसी तरीके से, यानी उसमें जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की वो डिफरेंट है। उसमें हम पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है जो 5 अप्रैल से शुरू होकर 6 अप्रैल तक जाता है, वो आप उसके डॉक्यूमेंट अलग से लगेंगे, ठीक है। और ये जो एम्प्लॉयमेंट इनकम है इसके डॉक्यूमेंट अलग से लगेंगे कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, 6 महीने की पे स्लिप लगेगी, एम्प्लॉयर का लेटर जो है वो लगेगा। बाकी यानी जो ये वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड जो है उसको पूरा करेंगे। तो ये जो आपका सवाल था कि दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जी बिल्कुल आप दो के, अगर आप के पास इससे भी ज्यादा सोर्सेज हैं इनकम के जिनको मिला के आप 18,600 आपका मतलब फुल टाइम जॉब है, फिर आपके पार्ट टाइम जॉब है, यानी उस फुल टाइम से आपको पैसे पूरे नहीं हो रहे, फिर आपकी पार्ट टाइम भी जॉब है, उसके साथ आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो वो आप सबको करते हैं, लेकिन उन सब के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट का सोर्स होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए आपने इसमें अपने जहन में रखना है, ठीक है। इस बात को आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा, सवाल तो बहुत है लेकिन क्योंकि टाइम थोड़ा ब्रीफ सा है, और मैंने जो टॉपिक मैंने आपको बताया था कि आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि फी वेवर एप्लीकेशंस जो हैं, कि फी वेवर्स का मतलब है फीस माफी, वेव करना होता है खत्म कर देना, ठीक है। तो आजकल आपको पता है क्योंकि कोरोना की वजह से, जिस तरह से मैंने कहा है कि जो फाइनेंशियल सूरत हाल है वो थोड़ी टफ है, और फिर क्योंकि होम ऑफिस की अब जो फीस है वो भी ज्यादा है, और फिर IHS के जो, यानी जिसको आप NHS भी कहते हैं, उसकी फीस जो है वो भी बहुत ज्यादा है। जैसे अब आप देखें, अगर जनरल एप्लीकेशन आपने करनी है होम ऑफिस की FLRFP के, तो उसके ऊपर जो है वो 1033 पाउंड तो उसकी फीस हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप जो है वो 1560 पाउंड जो है वो आप IHS के भी पैसे देंगे। तो ये आप यूं समझ लें कि ये आपका तकरीबन 2600 पाउंड जो है पर पर्सन, 2600 पाउंड के लगभग ये आपका पर पर्सन जो है वो बन जाएगा। तो अब अगर 3-4 बंदे हैं जनाब फैमिली में, सब ने अप्लाई करना है, तो ये तो 10,000 और उससे भी ऊपर जो है, ये डिपेंड करेगा कितने लोग हैं, आप ये चली जाएगी। तो अब किसके पास इतने पैसे जो हैं होते हैं कि वो कर सके। लोग जो हैं ऑब्वियसली अगर छोटी मोटी जॉब में है तो वहां से इतने पैसे सेव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर होम ऑफिस ने, ये पहले भी होता था लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा किया है, बहुत सारी और कैटेगरीज इसमें शामिल कर दी है। तो इसलिए होम ऑफिस ने फिर इंट्रोड्यूस कराई है कि जी अगर आप ये समझते हैं कि जी आप के फाइनेंस ऐसे नहीं है कि आप फीस दे सकते हैं, तो फिर आप फी वेवर के लिए, यानी फीस माफी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें वही जो लिंक होता है आपका FLRFP का, उसी के नीचे ही आप करेंगे तो वहां पे भी आपको पड़ेगा रिक्वेस्ट फॉर फी वेवर। तो उसको आप खोलेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपनी एप्लीकेशन जो है वो, उसमें बहुत सारी चीजें पूछते हैं। इस ज्यादातर क्योंकि फोकस होता है फाइनेंस का, तो वो पूछते हैं कि आपका, आपके डिपेंडेंट का कोई बैंक अकाउंट है, कोई क्रेडिट कार्ड के अकाउंट्स हैं, जितने भी ये आपके अकाउंट्स होते हैं उन सब की, एक घर के अंदर जितने भी हाउस होल्ड है उन सब के जो बैंक अकाउंट्स हैं उन सब की डिटेल्स जो है हमें देनी पड़ती है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों की, ठीक है।
इसी तरीके से फिर वो आपके अकोमोडेशन के बारे में पूछते हैं कि जी क्या आपकी अकोमोडेशन जो है आपके रेंटेड है, ओन करते हैं, या आपका कोई रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड जो है वो आपको उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। तो ये सारी उसके ऊपर फिर आप देंगे कि जी क्या उसमें है, रेंट पे है तो रेंट कितना है, कौन दे रहा है, आप खुद दे रहे हैं, तो सारा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपने उस एप्लीकेशन के अंदर बतानी होती है। अगर आप काम कर भी रहे हैं तो फिर भी आप फी वेवर की एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो उसमें फिर आप ये बताएंगे कि जैसे देखें जी ये मेरी, क्योंकि इसमें आपने फिर अपना जो मंथली आपकी टोटल इनकम है वो बतानी होती है, और टोटली आपके जो आउटगोइंग्स हैं वो बताने होते हैं। अब आप देखें, अगर आप की 1000 पाउंड जो है वो इनकम आ रही है और आपके आउट गोइंग जो है वो 1500 2000 है, तो इसका मतलब ये है कि गलते कि अगरचे कि आप काम कर रहे हैं लेकिन आपके पास तो इतनी सेविंग नहीं होगी कि आप जो है वो इस एप्लीकेशन की फीस पे कर सकें। तो ऐसी सूरत हाल में भी आप जो है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं फी वेवर के लिए। इसमें लोगों के जहन में ये कंफ्यूजन होती है कि अच्छा जी अगर हम काम कर रहे हैं तो फिर शायद हम नहीं कर सकते, फिर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये होता है कि उस दो तीन ऑप्शन इसमें फिर आ जाते हैं कि अब देखें, अगर तो होम ऑफिस ये समझता है कि बिल्कुल ही आपके पास सोर्स नहीं है इनकम का कि आप पूरी एप्लीकेशन की पूरी जो फी है उसको आप फंड कर सकें, तो वो आपकी पूरी होम ऑफिस की फीस और आईएच की फी यानी एनएचएस जिसको आप कहते हैं, वो दोनों चीजें जो है वो आपकी माफ हो जाएंगी, यानी वो खत्म हो जाएंगी दोनों। अगर फी माफी मिलनी है तो वो, दूसरी फिर ये होता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कहें कि नहीं ठीक है, आप पूरी फीस तो नहीं पे कर सकते लेकिन आप उसका कुछ हिस्सा तो पे कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल होगी तो वो फिर भी आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से करना है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि वो फिर ऑब्वियसली अगर आपके सारी कैलकुलेशंस करते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि नहीं आपके सोर्सेज हैं, तो फिर कहेंगे नहीं आपको पेड एप्लीकेशन करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली आप फी वेवर की एप्लीकेशन उसी वक्त करेंगे जब आपको पता है कि आपके जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं वो उस तरह से नहीं है, ठीक है। तो ये आप ने अपने इसमें वो जो फिर जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, क्योंकि ये भी ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसके फिर 10 डेज के अंदर अंदर आप को अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा कराने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने कहा है कि आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यानी आपके पासपोर्ट की कॉपी होगी, फिर ऑब्वियसली आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होगा, फिर डिटेल्स हो जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं उनकी सब डिटेल्स जो हैं वो इसमें जाएंगी। इसी तरीके से फिर अगर आपने ये क्लेम किया है कि आपको कोई कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है फाइनेंस में भी और अकोमोडेशन भी, तो फिर उनसे आपको एक लेटर लेना पड़ेगा जिसमें वो बताएंगे, और उनके साथ उनके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो हैं वो कहाँ रहते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये सारी चीजें जो हैं वो भी लगेंगी, और हो सके तो उनका जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनका जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी उसके साथ लगे, ताकि वहां से पता चले कि वहां से शायद पैसे आ रहे हैं। अगर नहीं है तो वो फिर अपने जो लेटर वो बना के देंगे उसमें लिखेंगे कि आपको वो कैश देते हैं, कितने देते हैं, और वो क्या आप उनके फूड में, उनकी क्लोथिंग में, उनके अकोमोडेशन में किस तरह से आप हेल्प उनको कर रहे हैं। तो ये फिर 10 डेज के अंदर अंदर आपने ये डॉक्यूमेंट जो है वो उनको सबमिट करने होते हैं। जो ही होम ऑफिस को ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो अगर ऑब्वियसली कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो आपको लिखेंगे। अगर नहीं है तो फिर नॉर्मली होम ऑफिस जो है 2 से 3 वीक के अंदर अंदर इसका जवाब दे देता है। जब आपको जवाब आ जाता है तो फिर जो आपने मेन एप्लीकेशन करनी है वो 10 दिन के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी होती है, और उसमें ये जो एप्लीकेशन आपकी ग्रांट हुई है फी वेवर की उसके अंदर को जो रेफरेंस होगा वो रेफरेंस वहां पे आपने लगाना है, ठीक है। क्योंकि उस एप्लीकेशन में पूछते हैं कि क्या आपको फी वेवर ग्रांट हुई है, तो आप कहेंगे यस, और वो कहेंगे उसका रेफरेंस डालें तो वो आप उसका रेफरेंस उसमें डाल देंगे। तो ये 10 दिन के अंदर अंदर फिर हमने एप्लीकेशन जो है वो करनी होती है। 10 दिन के अंदर एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो फिर आपको वो फी वेवर की एप्लीकेशन जो है वो दोबारा से करनी होगी, ठीक है। ज्यादातर ये जो फी वेवर एप्लीकेशंस हैं ये जिन लोगों के पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है, ठीक है, कोई डिस्क्रिशनरी लीव है या और किसी तरह की लिमिटेड लीव है, ये उनके लिए है। सवाल किसी ने इसी ज़मीन में मुझसे पूछा था कि जी क्या इनडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए भी फी वेवर हो सकता है, तो जो जनरल आंसर है इसका वो ये है कि नहीं, इनडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए नहीं होता। हाँ, अगर किसी के पास वैसे जनाब लॉन्ग रेजिडेंसी
क्या है, लंबा वीजा है, लंबी रेजिडेंसी है, तो उसमें और उसी में उसकी अगर फर्दर एक्सटेंशन होनी है तो उसमें जो है वो आपको फी वेवर मिल सकती है, लेकिन जो सवाल है कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए ये नहीं होगी, इसलिए इंडेफिनिट लीव आपने यहाँ सेटल होना है तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी। ठीक है जी। मेरे ख्याल में मैंने आज सारी चीजें जो है वो कोशिश की है कि कवर कर दूं, फी वेवर के हवाले से भी जो है वो सारी बातें जो है वो आपको मैंने बता दी हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवालात जो हैं वो रह गए हैं। वो जरूर डेफिनेटली ये अगले वीक का जो प्रोग्राम होगा उसमें मैं उनके जवाब भी दूंगा। फिर आप प्रोग्राम के इख्तिताम में फिर जो लोग जिन लोगों ने अभी इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, अगर उन्होंने अभी तक जीएमसी टीवी यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसी तरीके से आप अपने सवालात जो हैं वो ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीफोन कॉल्स के जरिए मुझे भेजे रहें, ताकि बेहतर, ऑथेंटिक और ट्रू इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंचे, जो कि आपको इस काबिल बनाए कि आपको पता हो कि वे यू स्टैंड और आपने कौन सी एप्लीकेशन कब और कैसे करनी है। आज तक के लिए इतना ही। अगले थर्सडे तक अपने भाई, अपने दोस्त जाहिद चौधरी को इजाजत दीजिएगा और अपना, अपने गिरदोनवा को लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।